चलो ध्यान देना। हाँ, बातें नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो टॉपिक है, कंटेंट के प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक सेक्शन नंबर 15 है, दिस इज द ओनली सेक्शन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, एक सिंगल सेक्शन है और उसके साथ वैल्यूएशन के रूल्स है। ये कंटेंट बहुत छोटा सा है और बाकी जो वैल्यूएशन रूल्स है उसमें कुछ कैलकुलेशन के साथ हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे। वैल्यूएशन रूल्स वाला पार्ट जो मैं कल से स्टार्ट करूँगा, तो पहले सेक्शन में देख लो क्या है। अब एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ सप्लाई है क्या? देखो, टाइम ऑफ सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या डिटरमाइन कर रहे थे, रेफरेंस की डेट, कौन सी तारीख पे अथॉरिटीज के पास ये पावर आ जाता है कि अब वो आपसे जीएसटी वसूल कर सकते हैं, ये बात हो रही थी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में कैलकुलेशन की बात होगी, कितने अमाउंट पे जीएसटी गिनना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, वो वैल्यूएशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। अब सबसे पहले अगर सेक्शन 15 से स्टार्ट करें तो सबसे सिंपल कंडीशन या कॉमन सेंस वाली कंडीशन ये है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपके और मेरे बीच में जो भी गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हुई है उसके लिए मैंने आपसे जितना पैसा चार्ज किया, दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर वो वैल्यू जेन्युइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नॉर्मली तो जीएसटी उसी पे काउंट होता है। शॉपकीपर आपको बिल देता है तो बिल में उसने जितना पैसा चार्ज किया उस पर प्लस जीएसटी लगा के इनवॉइस बना देता है। इससे ज्यादा तो कुछ करना भी नहीं होता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही इनफ होती है, उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं और उसी के ऊपर प्लस जीएसटी आपको ऐड करके पे करना है और काम करना है। ठीक है, यूजुअली यही होता है। अच्छा, कितनी जगह प्राइसिंग विद जीएसटी भी तो होती है, देखा है कभी आपने ऐसा? एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैकडोनल्ड्स में जाके देख लेना। मैकडोनल्ड्स में कभी अगर आप गए हो ना, तो जो उसका कॉम्बो पैक या जो भी आप परचेज कर रहे हो उसका अमाउंट देखना राउंड फिगर में नहीं होगा। 239 का कॉम्बो, 159 का कॉम्बो, 29 का कोई प्रोडक्ट है या 49 रुपये, ऐसा कुछ अमाउंट होता है। 43 होगा, 142 होगा, ऐसे सब नंबर जो है ना राउंड फिगर में नहीं होते। उसका रीजन क्या है, वो लोग जो प्राइजेस उनके डिस्प्ले पे कोट करते हैं, जैसे 239 रुपीज का कॉम्बो है तो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ऐसे करके लिखा होता है। अब ये चीज जो है ना कन्वीनियंस के लिए है, बिकॉज कभी कस्टमर्स के माइंडसेट पे इससे भी फर्क पड़ता है। अब उन्होंने क्या किया, सपोज मेंशन कर दिया 200 रुपए का कॉम्बो है या 199 का कॉम्बो है, ठीक है। अब 199 सुन के आपको लगा कि मुझे इतना ही पे करना है। अब जब बिल पे करने जाते हो फिर उसके ऊपर आ जाता है 5% जीएसटी, फिर वो बन जाता है 209 रुपये। फिर आपको गुस्सा आ रहा है, बोले यार मैं 199 देख के आया, तुमने 10 रुपये बढ़ा दिए। अब वो बोलता है मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, तो भाई जीएसटी है, गवर्नमेंट के फंड में जा रहा है, वो तो लगने ही वाला है। अब क्या छोटा सा नीचे ना लिखा होता है प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा, वो इतना छोटा लिखा होता है कोई पढ़ता नहीं, सबका ध्यान इस पे जाता है। फिर पे करने जाओ तो ये हो जाता है। चलो ये तो एक कॉम्बो लिया आपने, ज्यादा लोग चले गए, ऐसे 10 कॉम्बो है तो क्या होगा, फिर वो 1990 का जो है वो सीधा 2090 हो जाएगा। फिर आपको लगा 100 रुपये तो ऊपर जीएसटी में चले गए। कहीं ना कहीं इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बायर के ऊपर पड़ता है। फिर उसके माइंड में पता है क्या आता है, बोले ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, ये खाली लिखने का अमाउंट है, फिर पे करो ना अमाउंट बढ़ जाता है। आपको पता भी है कि वो जीएसटी है, मैकडोनल्ड वाला नहीं चार्ज करना है, बट फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है, बोले नहीं है फिर इसमें एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, नहीं जाना है। अब उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा अमाउंट कोट करते हैं, सीधा लिख देते हैं ऑल प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो क्या होता है, जो आप डिस्प्ले पे पढ़ रहे हो ना, आपको उतना ही पे करना है, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मुझे इतना पे करना है, ऐसा नहीं ये सोच के गए थे फिर ये देना पड़ रहा है, वो पॉइंट नहीं होता है। तो इसलिए वो लोग प्रेजेंट वैसे करते हैं। बट ये जो कॉम्बो का प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी लिखा है, आप जब परचेज करते हो जो बिल आता है उसमें आप देखना इसको बाइफरकेट करके लिखा होता है। उसमें फिर मेंशन किया होगा कि भाई 220 का कॉम्बो है प्लस सपोज 18-19 रुपीज जो है वो जीएसटी है और टोटल 239 हो रहा है। तो इनवॉइस में तो सेपरेटली जीएसटी मेंशन करना ही पड़ता है। वो डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन में वो लोग फाइनल अमाउंट विद जीएसटी लिख देते हैं। आ रहा है समझ में? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जितनी होती है एक्चुअली में जीएसटी उसी के ऊपर लगता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू को डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है कि बोले नहीं ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हम अलाउ नहीं करेंगे और जीएसटी हमारे हिसाब से चार्ज करेंगे। अब ऐसा वो क्यों करेंगे, इसके दो रीजन है। बायर और सेलर अगर रिलेटेड पार्टीज हैं या डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में है और इसका इम्पैक्ट प्राइस पे पड़ रहा है, मतलब मैं और आप जब गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो प्राइस को हमने मैनिपुलेट किया, जानबूझ के प्राइस कम दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा मैं आपसे कैश में ले लूंगा। अब अगर डिपार्टमेंट को ये चीज पता चली तो थोड़ी ना वो ट्रांजेक्शन वैल्यू अलाउ करेंगे। समझ आ रहा है? सपोज ऐसा है आपके और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, उसका जो एक्चुअल वैल्यू बनती है ना वो 10,000 रुपये, 10,000 के आपने मुझसे गुड्स खरीदे, लेकिन आप और मैं रिलेटेड पार्टीज हैं डेफिनेशन के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला एक काम करो, 6,000 रुपये का मैं बिल बना देता हूँ, इतने पैसे मुझे दे दो,
बाकी का जो 4000 है ना वो कैश में पे कर देना, किसी को पता नहीं चलेगा। समझ आया? अब 6000 का बिल बना के मैंने आपसे 6000 के ऊपर जीएसटी ले लिया और ये कैश में चार्ज कर लिए। आपको नहीं लगता इस पूरे में डिपार्टमेंट का नुकसान हो गया? तो 4000 रुपये पे जीएसटी चला गया। अब डिपार्टमेंट को मालूम है कि ये सामान नॉर्मली मार्केट में 10,000 पे बिकता है और मैंने आपको ये सामान 6000 में बेचा, तो इतना हेवी डिस्काउंट देने का रीजन कुछ भी लॉजिकल नहीं है, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। बस ये पता चला कि दोनों रिलेटेड पार्टीज है, होल्डिंग सब्सिडरी है, एसोसिएट्स है, फैमिली रिलेशन है, तो उसका बेनिफिट दे दिया और जीएसटी बचा लिया। समझ आ रहा है? तो ऐसे ट्रांजेक्शन में फायदा तो सिर्फ हमारा है, नुकसान सारा गवर्नमेंट का है। तो वो आपको इस अमाउंट को क्यों अलाउ करेंगे? वो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, बोलेंगे भाई मार्केट वैल्यू तो 10,000 है, हमें तो इसके ऊपर जीएसटी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन समझ आया ऐसा क्यों होगा? दो ही रीजन है, बायर और सेलर रिलेटेड पार्टीज एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। प्राइस के साथ साथ कुछ और भी कंसिडरेशन होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, तो उस बेसिस पे ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो सकती है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हुआ? बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो सारी बातें सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 में लिखी हुई है। तो सबसेक्शन 1 आपका यहाँ तक कवर हो चुका है। आगे देख लेते हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है इसमें, 2-3 ही कंडीशन है। चलो ध्यान देना, सबसेक्शन 2 देख लो। ट्रांजैक्शन वैल्यू को मॉडिफाई करके रिपेयर करके भी यूज किया जा सकता है, ये दूसरा ऑप्शन है। जो आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू बताई है अगर वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस करके अगर उसको ठीक कर सकते हैं तो पहले उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये सबसेक्शन 2 में क्लैरिफाई किया। अब जिन्होंने आपने ओल्ड सिलेबस में कस्टम्स पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको ये चीज रिलेट हो जाएगी, अदरवाइज अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं वो देख लो। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने बोला कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, चार्जेस अगर लिए गए हैं अदर देन जीएसटी तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब उस पर जीएसटी आएगा। तो इन शॉर्ट जीएसटी पे तो जीएसटी आ नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन बाकी टैक्सेस, लोकल टैक्सेस जो है ना वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट होते हैं, उन पे जीएसटी आ सकता है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोल दिया सारे टैक्सेस ऐड होंगे अदर देन जीएसटी, तो जीएसटी के ऊपर वापस जीएसटी नहीं लग सकता। अब मैंने वो इनपुट टैक्स वाला कैलकुलेशन भी तो देखा था, रॉ मटेरियल सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर। तो जब कॉस्टिंग निकाली जा रही थी कि मुझे आगे वाले से प्रॉफिट कितना चार्ज करना है, तो मैं उस कॉस्ट में जीएसटी के अमाउंट को इंक्लूड कर रहा था क्या कि मैंने वो आईटीसी के तौर पे अलग रखा था। मैंने आपको बोला था जो अमाउंट का आईटीसी मिलता है वो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे ही बोल रहे हो। तो जब हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तब कभी भी हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते, नहीं तो वापस उस अमाउंट पे भी तो जीएसटी लग जाएगा, तो वो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी के अलावा कोई लोकल टैक्सेस आपने पे कर रखे हैं तो वो आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट है, डिपार्टमेंट उसके ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है। ये अथॉरिटी उनके पास है। अब जैसा बोला है वैसा फॉलो करना पड़ेगा, भले आपको लगे डबल टैक्सेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both। बहुत सिंपल कर देता हूँ, अपने केस में एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आप मुझे फीस के नाम पे कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, लेट इट बी 21,000, ये मैं फीस आपसे चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, ये अमाउंट है, ध्यान दो, यहाँ बातें मत करो। 21,000 का जो अमाउंट है अगर मैं आपसे पूरा चार्ज कर लूँ और आपको उसका इनवॉइस बना के दे दूँ तो मुझे इसके ऊपर आपसे जीएसटी लेना पड़ेगा। जीएसटी का रेट है अपने केस में 18%। मैंने आपको बोला एक काम करो, 21,000 मुझे मत पे करो, मुझे ना मेरा वो एडवर्टाइजमेंट का बिल पे करना है, न्यूज़पेपर का जो एजेंट है उसको मुझे 11,000 रुपये देने हैं। आप एक काम करो, मेरे बिहाफ पे 11,000 रुपये उसको पे कर दो, एडवर्टाइजमेंट का मेरा बिल सेटल हो जाएगा। आप मुझे सिर्फ 10,000 रुपीज़ दे दो और मैं बिल बना दूंगा 10,000 रुपये का। तो जीएसटी आपका कितने पे लगेगा? सिर्फ 10,000 पे। समझ आ रहा है? अब ऐसा डिपार्टमेंट अलाउ करेगा क्या? अगर ट्रांजैक्शंस में से कहीं पे ये चेकिंग में पता चल गया कि हमने ऐसा किया है तो आइडियली डिपार्टमेंट को जीएसटी कितने अमाउंट पे मिलना चाहिए था? यहाँ पे 10,000 पे, 21,000 पे, 21 पे। मैंने आपसे 10 पे चार्ज किया, बाकी 11 पे तो चार्ज किया नहीं, तो मुझे मेरी पॉकेट से भरना पड़ेगा, वो भी विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, क्योंकि तो टैक्स की चोरी हो गई ना, इवेजन हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली कि अगर ऐसा कुछ अमाउंट आपने स्किप कर दिया तो डिपार्टमेंट बोलेगा भाई इसको वापस ऐड करो, टोटल अमाउंट वही बनाओ 21,000 और उस पर पूरा जीएसटी हमें चाहिए। तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ को करके। समझ आ गया? ये क्लैरिफाई कर दिया। फिर बोला जब प्रोडक्ट अपने सप्लाई कर रहे होते हैं साथ में इंसिडेंटल छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, कमीशन, पैकिंग, ये सब चीज़ें होती है। अगर ये चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अलग से ऐड होगा। जैसे मैंने आपको ये
गुड्स के बारे में बोला था, 21,000 रुपीज़ के गुड्स आपने बाई किए, मैंने बोला इसका पैकिंग का खर्चा लगेगा 500 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा 1000 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 22,500 हो गया। तो जीएसटी कितने पे आएगा 22,500, समझ आ रहा है। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो है पैकिंग कमीशन ये सब ऐड हो जाते हैं। डी पॉइंट में बोला इंटरेस्ट और लेट फीस, पेमेंट करने में आपने डिले कर दिया तो वो भी फिर यहाँ पे ऑब्वियसली उसके ऊपर भी जीएसटी लगने ही वाला है। ई पॉइंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्टार मार्क कर देना, दैट इज रिलेटेड टू सब्सिडी। इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ आइडिया है सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है तो आपको जो है पूरे पैसे जो है वो देने नहीं पड़ते, वैसा होता है डिस्काउंट मिल जाता है एक तरीके से। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हो, ध्यान से समझना, आप फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो। अब इस मशीन की जो प्राइस है, यार बातें मत करो पीछे, प्लांट एंड मशीनरी का जो प्राइस है ना दैट इज 1 लाख रुपीज। एक मशीन का प्राइस कितना? 1 लाख रुपए। अब ये मशीन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, वो आपको सब्सिडी ऑफर कर रहे हैं और सब्सिडी का जो अमाउंट है इट इज 20,000। ये अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये कुछ वैसे ही हो गया। तो 20,000 रुपीज की आपको सब्सिडी मिल रही है इसके ऊपर। इन शॉर्ट आपके पॉकेट से कितने पैसे जाएंगे? 80,000। तो 1 लाख की मशीन है, 80,000 जो है वो आपको पे करने, बाकी की 20,000 जो है ना वो गवर्नमेंट पे करेगी, सपोज गुजरात गवर्नमेंट पे कर रही है। पॉइंट ये है कि जीएसटी कितने रुपए पे आपको देना है, 1 लाख पे देना है या 80,000 पे? 80,000 पे। क्लियर हो रहा है? अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो इस पोर्शन पे आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। बिल जो बनेगा ना वो 1 लाख रुपए का ही बनेगा, लेकिन उसमें जो जीएसटी ऐड होगा ना वो सिर्फ 80,000 पे ऐड होगा। कैलकुलेशन वैसे होगा। अब बिलिंग का कैलकुलेशन देखना है तो समझ लो, इस प्लांट एंड मशीनरी पे जो जीएसटी का रेट है ना 12% ऐसा मान लेते हैं। अब जो सेलर इनवॉइस बनाएगा, जब उसको पता है कि 20,000 तो मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, बायर से तो लेने नहीं है, तो इनवॉइस में वो ये बात मेंशन करेगा, जीएसटी वो सिर्फ 80,000 पे गिनेगा एट द रेट 12%। वो आप गिन के देख लो कितना होगा, 9,600 होगा। ठीक है, तो टोटल जो बिल बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। आप डायरेक्ट देखोगे तो बोले यार ये कौन सा रेट है 1 लाख पे? 1 लाख पे गिना ही नहीं ना, गिना कितने पे? 80,000 पे 12%, तो 9,600 और बाकी का जो अमाउंट है वो इस 20,000 रुपए पे जीएसटी लगने वाला नहीं है। तो इनवॉइस में ये सारी बातें क्लैरिफाइड होंगी ताकि बायर को पता चले और सेलर को पता चले, कोई कंफ्यूजन ना। क्लियर हुआ? तो इन शॉर्ट सब्सिडी वाले पोर्शन पे आपको एज अ बायर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये सब्सिडी जो है ना वो गवर्नमेंट सब्सिडी होनी चाहिए। समझ आया? किसी और ने अगर सब्सिडी दी आपको तो उस पर ये जीएसटी का कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं तो फिर पता है क्या होगा, आज आपको मशीन खरीदनी है ना, मेरे से सब्सिडी ले लो। समझ आया? मैं आपको 1 लाख रुपए की मशीन पूरी स्पॉन्सर करके देता हूँ, फ्री में लगवा लो, पैसे मैं भरता हूँ। समझ आया? आप अपने बुक्स में दिखा देना हमको तो पूरी 1 लाख रुपए सब्सिडी मिली है, नो जीएसटी। क्लियर? कल को मुझे मशीन खरीदनी होगी ना, मैं किसी और से सब्सिडी ले लूंगा, नो जीएसटी। वैसे तो पूरे मार्केट में ना सब एक दूसरे को सब्सिडी बेच रहे, बांट रहे, और सरकार को जीएसटी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई हम जो सब्सिडी देंगे ना उस पर हमें जीएसटी माफ है, तुम एक दूसरे को सब्सिडी दोगे ना उस पर कोई जीएसटी की माफी नहीं होगी। कोई एनजीओ है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई बिजनेस एसोसिएशन है, ये लोग अगर एक दूसरे को सब्सिडी देते हैं दे सकते हैं, लेकिन उस पर जीएसटी का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो ओनली गवर्नमेंट सब्सिडी इज सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन इन जीएसटी। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर सामने कहीं पूछते हैं सब्सिडी वर्ड देखते ही उसको एग्जेम्पशन में मत ले लेना, सब्सिडी कौन प्रोवाइड कर रहा है वो खास देखना, फिर डिसीजन लेना। क्लियर? सब्सिडी वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद एक ही पॉइंट बचा है, दैट इज डिस्काउंट, और वो काफी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। डिस्काउंट वाले बात समझ लेते हैं क्या है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये वर्ड तो समझाने की जरूरत है ना, इंडियन कस्टमर और डिस्काउंट इतना गहरा रिश्ता है, इसके बिना कोई सप्लाई होता ही नहीं, आपको पता ही है। तो हर चीज में हम डिस्काउंट मांगते हैं ऑब्वियसली, और डिस्काउंट एक सिस्टम है मार्केट का, बेचने वाला आपको डिस्काउंट देगा तभी आप शॉप में जाओगे कुछ सामान खरीदने, और ऐसा होता भी है ना, अपने रिटेल मार्केट में, शॉपिंग मार्केट में जाते हैं, जब तक डिस्काउंट का बोर्ड नहीं लगा होता ना बाहर, तब तक अंदर जाने का मन नहीं होता है। और अगर कुछ लिखा होगा कि हाँ डिस्काउंट है, भले 10% ही हो, लेकिन कुछ तो डिस्काउंट होना चाहिए, तो फिर मन करता है कि हाँ यार शॉप में जाएं, कलेक्शन देखें। अदरवाइज एमआरपी पे तो अपने शॉप में घुसना ही नहीं वाले, यही ट्रेंड है। तो भाई सेलर्स को पता है कि डिस्काउंट तो देना ही। अच्छा, डिस्काउंट देने में कोई बड़ी बात है नहीं। देखो, मुझे एक्चुअली में जो सामान बेचना है
वो 5,000 रुपये में बेचना है, ये मैंने सोचा है। लेकिन मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ 5,000 रुपीज़ MRP, आता ही नहीं है शॉप में। आ रहा है समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, भागते भागते लाइन लग जाती है। समझ आ रही है? सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपको सिर्फ खुशी मिलती है कि हमने आधे रेट में सामान खरीदा, जबकि रेट यही है, पूरा रेट यही है, प्रेजेंटेशन में फर्क है। देखो सिर्फ ये था तो मन नहीं कर रहा था, 5,000 रुपये बहुत महंगा है यार, 5,000 के बदले 4,999 लिखा है ना, तो भी महंगा है नहीं, बट ये कट करके लिखा है ना, बोले यार बहुत अच्छा ऑफर है, फटाफट जाके लेके आते हैं। इसी चक्कर में पूरी दुनिया में सामान बिक रहा है, डिस्काउंट ऑफर। समझ आ रहा है? अब पॉइंट ये है कि डिस्काउंट तो एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, मार्केट में चली रहा है। जब बात आती है जीएसटी की, तो फिर जीएसटी कितने अमाउंट पे लगे, यही अपना ऑफर प्राइस है, 99,999 लिखा था, इसको कैंसिल करके 4,999 आप गए, आपने एक्चुअली में इतने में सामान खरीदा, अब जीएसटी कितने पे दोगे, 10,000 पे, 5,000 पे, 5,000 पे। इफेक्टिव प्राइस तो यही है ना। तो यहाँ पे ये सेक्शन 15 में क्लैरिफाई किया है कि डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो जीएसटी जो है ना वो नेट अमाउंट पे ही चार्ज होगा, दैट इज द आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बेसिक कंडीशंस का ध्यान रखना है खाली। बेसिक कंडीशंस ये, एक तो इनवॉइस में डिस्काउंट मेंशन करो कि हाँ भाई इतना डिस्काउंट दिया है। दूसरी चीज ये, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अब आप पढ़ चुके हो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट शुड बी डिफाइंड और डिसाइडेड, मतलब उस टाइम पे क्लियर होना चाहिए कि डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाद में डिसाइड हुआ, बिल बनने के बाद डिसाइड हुआ तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। मान लो बिल बन गया इतने अमाउंट पे प्लस जीएसटी, उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं अब डिस्काउंट देना है, तो वो लेट हो चुके हैं। एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग, इट शुड बी डिसाइडेड कि डिस्काउंट देना है। भले आप डिस्काउंट अभी दे रहे हो, फ्यूचर में दोगे, उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिस्काउंट दे रहे हो ना, ये बात यहाँ पे डिसाइडेड होनी चाहिए। उसके बाद डिसाइड करेंगे तो जीएसटी एक बार लग गया फिर रिफंड नहीं होगा। आ रहा है समझ में? कंडीशन क्लियर है, तो ये ध्यान देना। अब डिस्काउंटिंग में बहुत सारी चीजें मार्केट में किस तरीके से काम करती है वो अपने कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर हुआ? अब देखो जैसे मैंने आपको बोला कि टाइम ऑफ सप्लाई पे डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई डिस्काउंट देना है, बाद में डिसाइड करेंगे तो नहीं चलेगा। अब इसमें क्या इंस्टेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे केस हो सकते हैं। देखना, तुम लोग बातें करोगे तो बात जाना, लास्ट टाइम बोल रहे हो। हाँ, डिस्काउंट वाली कंडीशन में देख लो क्या है। पहला एग्जाम्पल अपने ऐसा ले रहे जो आपको एमआरपी वाला मैंने बताया कि प्राइस स्लैश कर दिया, वैसा और भी कंडीशन होंगी। एक सिचुएशन ऐसी ले लो कि सपोज आप कोई रेफ्रिजरेटर परचेज करने गए, ठीक है, फ्रिज खरीदने गए। अब ये रेफ्रिजरेटर अगर आप घर के लिए परचेज कर रहे हो तो फिर तो एकदम ब्रांड न्यू अच्छी कंडीशन में वैसे ही परचेज करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि ये घर के लिए आप जो रेफ्रिजरेटर ले रहे हो, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, घर में कोई नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या ऐसा कुछ आया हो तो कोई बिल्डिंग के नीचे वो टेम्पो वाला लेके आता है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर छोटा भी होगा तो बॉक्स बहुत बड़ा होता है, तो देख के लगता है कोई ऐसे एकदम हेवी प्रोडक्ट परचेज किया। अब जैसे ये चीज़ आती है ना तो आजू बाजू वाले सोसाइटी वाले ऐसे खिड़कियों पे चिपक जाते हैं, पता नहीं क्या आ रहे हैं, खुद के घर में जैसे रेफ्रिजरेटर है ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं, यही होता है। अच्छा, फिर लिफ्ट में लेके आने नहीं देते, फिर सीढ़ियों से चढ़ा चढ़ा के लेके आ रहे हैं। अब जैसे जैसे फ्लोर वाइज सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे सबके दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं, बोले पता नहीं क्या लेके आ गए, ठीक है, वही सब चल रहा है। अच्छा, आपके फ्लोर तक फ्रिज आ चुका है, आजू बाजू वाले भी बाहर आ गए। अच्छा, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं ना, वो साथ साथ में अंदर भी आ जाते हैं घर के, तो फ्रिज लेके आ रहे हैं, पीछे पीछे ये भी आ गए। अब जो भी अनबॉक्सिंग होगा इनके सामने ही होगा, क्योंकि उनको कंपेयर कर रहे हैं, हमसे बड़ा वाला तो नहीं खरीद लिया, है ना, ये सब चीज़ें चल रही होती है। अब वो फ्रिज आपने मंगवाया, परचेज किया, जो भी है, घर पे आके उसको अनबॉक्सिंग किया, अब वो फ्रिज पे एक बड़ा सा स्क्रैच है। अब सोचो क्या कंडीशन होगी, पूरी बिल्डिंग में बात फैल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप तो होता ही है, इमीडिएट मैसेज चला जाएगा फोटो के साथ, बोले ये देखो सस्ते में लेके आ गए स्क्रैच वाला फ्रिज। जब नहीं होता खर्चा तो छोटा ही ले लेते, क्या करना था, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। अब सोच रहे हो पता नहीं क्या हो रहा है। अब मान लो ऐसा होगा कि स्क्रैच वाला फ्रिज आ गया, अब आप क्या करोगे एज ए बायर, रख लोगे या रिटर्न करोगे, क्या होगा? ऑब्वियसली रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो आपने रिटर्न कर दिया, वही के वही वापस उसको पैक करवा के भेज दिया, और शॉपकीपर को बोला भाई नया वाला फ्रिज जो है वो भेजना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, नया वाला फ्रिज भिजवा दिया वापस, ये नेबर्स को आप बुला के लेके आए, आओ देखो अब सही वाला फ्रिज आया, कोई स्क्रैच नहीं इसके ऊपर। तो आपने उसको ओपन करवा के रख दिया, ये कंडीशन हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा, इसमें दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है। अब जो फ्रिज के ऊपर स्क्रैच है ना, वो ऐसे फ्रंट साइड पे नहीं है कि विजिबल है, कुछ पीछे की साइड पे ऐसे हल्का सा स्क्रैच या डेंट है जो विजिबल भी नहीं, कोई देखेगा तो दिखेगा नहीं। आपने सोचा ये अच्छा मौका है, इसको अपने मोनेटाइज कर सकते हैं। अब वो जो शॉपकीपर है, आपने उसको फोटो वोटो लेके दिखा दिया जाके, देख भाई फ्रिज पे स्क्रैच पड़ा हुआ है, तो या तो इसको चेंज करके दे दे या फिर कुछ डिस्काउंट दे दे। ऐसा भी होता है, बहुत बार कस्टमर बोलते हैं बोले देखो स्क्रैच इतना विजिबल नहीं है बट है तो सही। शॉपकीपर सोच रहा है, बोले हाँ बात तो बराबर है। अब क्या होगा, उसके पास भी ऑप्शन है, उसको दूसरा फ्रिज देना है आपको या डिस्काउंट देना है। सोचो फायदा किस में है, शॉपकीपर का, डिस्काउंट देने में फायदा है।
क्योंकि अगर अदरवाइज क्या होगा, उसको फ्रिज वहां से वापस बुलवाना पड़ेगा, फिर से उतारना पड़ेगा, फिर टेम्पो का खर्चा होगा, फिर नया भेजेगा और आप तो डबल पैसे दोगे नहीं, तो उसका लॉस तो होने ही वाला है। अच्छा, वो स्क्रैच वाला फ्रिज एक बार शोरूम में वापस आया, फिर उसको बेचना भारी पड़ेगा। ये तो एक बार पहुंच गया ना तो फिर निकल गया, वापस नहीं आएगा। जितना खर्चा आपका लाने ले जाने में बेचने में होने वाला है, उतना डिस्काउंट कस्टमर को दे दो, क्योंकि वो मांग रहा है सामने से, बात खत्म। और वो खुशी खुशी लेके जाएगा, चलो मेरे पैसे बच गए, स्क्रैच किसी को दिख नहीं रहा है, मुझे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, शॉपकीपर के लिए भी बेनिफिट है। अब पॉइंट ये है कि जो फ्रिज का इन्वॉइसिंग हुआ था ना, वो भी समझ लेते हैं। एमआरपी जो था वो 60,000 का था, और तब जब आपने परचेज किया तभी भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो आपको मिला ही होगा। अब मान लो 20% डिस्काउंट तो उसने बोल के दिया था, और आपने फ्रिज जो है परचेज किया 48,000, 48,000 रुपीज़ में आपने फ्रिज एक्चुअली में परचेज किया, तो ये तो बिल बन चुका था, 48,000 पे आप जीएसटी पे कर चुके थे। उसके बाद ये फ्रिज घर पे आया, स्क्रैच निकला, ये सब प्रॉब्लम हो गई, कंडीशन हुई। अब वो शॉप के ओनर ने आपको और डिस्काउंट दे दिया फर्दर 8,000 रुपीज़ का। समझ आ गया? अब आपने जो पे किया है वो कितना, 48,000 प्लस जीएसटी, उसमें से वो ये 8,000 आपको रिटर्न कर रहा है। तो सिर्फ 8,000 रिटर्न करेगा या 8,000 प्लस जीएसटी रिटर्न करेगा? सिर्फ 8,000 रिटर्न होगा। रीजन, एट द टाइम ऑफ सप्लाई क्या डिसाइडेड था कि ये डिस्काउंट देना है? नहीं, बिल तो बन चुका है ना, ये तो बाद में सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए कि डिस्काउंट देने की बात हुई। क्लियर हुआ? तो ये जो 8,000 रुपीज है ना, ये बाद में दिया गया डिस्काउंट है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइडेड नहीं था, तो आपको सिर्फ 8,000 वापस मिलेगा, प्लस जीएसटी के नाम पे कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट आपका जीएसटी पूरा 48,000 पे गया है, लेकिन अल्टीमेटली आपने फ्रिज के लिए 40,000 ही पे किया। समझ आ रहा है? अब इसमें फिर आप कितनी बार्गेनिंग करोगे? ऑलरेडी 8,000 वापस मिल रहे हैं, उसमें खुश हो जाओ। अब जीएसटी वापस मांग के क्या करना है, क्योंकि ये जीएसटी डिपार्टमेंट को जा चुका है और ये रिफंड नहीं है। क्लियर? ये पॉइंट समझ आए? तो ये कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे बाद में डिस्काउंट दिया गया, पहले से डिसाइडेड नहीं था, और उसमें आपको जीएसटी का पैसा रिफंड नहीं हो। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? आपको कुछ अमाउंट कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हो। मान लो 48,000 पे आपने 5% जीएसटी दिया, तो कितना अमाउंट पे किया होगा? ये होगा 50,400, इतना आपने पे किया होगा। अब इसमें से मान लो 8,000 रुपीज़ अगर आपको रिफंड किया जा रहा है, तो 50,400 में से सिर्फ 8,000 ही वापस मिलेगा, बाकी का अमाउंट आपका पूरा कॉस्ट होगा। समझ आए? तो ये जो 8,000 पे भी आपका 5% जीएसटी तो गया है ना, 400 रुपये, वो वापस नहीं मिलेंगे, वो गए। तो जीएसटी आपने पूरे 48 पे भर दिया है, उसमें से रिफंड आपको सिर्फ 8,000 हुआ, उसमें जो जीएसटी कॉम्पोनेंट है वापस नहीं मिलेगा। आया रीजन समझ में? क्लियर हुआ? तो ये एक इंस्टेंस था। दूसरी सिचुएशन भी देख लेते हैं इसी से कनेक्टेड, नंबर्स तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखो, जो फ्रिज की बात हो रही है ना, अब ऐसा कुछ है, अब जो हम रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हो घर के लिए नहीं कर रहे। कितनी बार शॉपकीपर्स नहीं होते अपने यहाँ, वो लोग भी तो फ्रिज रखते हैं। आपके घर के पास कोई किराने की दुकान है, उसको ना वो मिल्क आइटम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और कोल्ड ड्रिंक वो सब रखने के लिए फ्रिज चाहिए। अब वो क्रोमा के शोरूम में चला गया, बोले मुझे फ्रिज खरीदना है, तो अब उसको फर्क पड़ता है कि फ्रिज पे स्क्रैच है, डेंट है, उसको ये फर्क पड़ता है कि मुझे बजट में चीज़ मिल जानी चाहिए, मुझे पैसे कमाने उससे। ठीक है? तो उसने ना क्रोमा वाले को जाके बोला, बोले मुझे फ्रिज खरीदना है। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रिज हो जिसपे कोई छोटा सा स्क्रैच या डेंट ऐसा कुछ पड़ गया, थोड़ा बहुत डैमेज भी होगा चलेगा, बट मेरा बजट लिमिटेड है। अब एक्चुअली में ना हर शोरूम वाले के पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनको पूछोगे तो बताएंगे। अब कोई भी शोरूम है, डिस्प्ले में तो ऐसे पीस रखेगा नहीं कि इस पे इतना स्क्रैच है, इस पे इतना डेंट है, यहाँ से टूटा फूटा, ऐसा तो रखेंगे नहीं, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। बट गोडाउन में उनके पास होते हैं, आप जाके पूछोगे ना तो मुझे वैसे ही चाहिए, तो वो आपको ले जाएंगे, बोले सर वेयर हाउस में आ जाओ, देख लो ये पीसेज है, इसके ऊपर इतना इतना डैमेज है, इस पे इतना डिस्काउंट हो जाएगा, वो पहले से ही बता देते हैं। अब ऐसा है कि जो रेफ्रिजरेटर आप परचेज कर रहे हो वो वैसे 30,000 का है, उस पर नॉर्मली भी वो डिस्काउंट देता है ये 5,000 का, तो कोई भी कस्टमर आएगा तो 25,000 में बेच रहा है। बट उसने बोला कि क्योंकि ये पीस के ऊपर ऑलरेडी स्क्रैच या डेंट पड़ा हुआ है, मैं आपको और 6,000 रुपीज़ लेस करके दे रहा हूँ, और आपको नेट कितना पे करना है? 19,000। ये डिस्काउंट जो है वो किस वजह से दे रहा है? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है। समझ आ रहा है? और आप फिर भी परचेज करने को रेडी हो। अब इस सिचुएशन में जीएसटी कितने पे लगेगा? 25 पे लगेगा, 19 पे लगेगा? क्यों 19 पे? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये पहले से डिसाइडेड था। आ रहा है समझ में? तो फिर आप इसको लेस कर लो, डिस्काउंट किसी भी नाम से दिया जा रहा है वो चलेगा। एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो नेट जीएसटी फिर किस पे आएगा? 19,000। डिफरेंस समझ आया? पहले केस में क्या था, घर पे रेफ्रिजरेटर आया, पता चला बिल बनने के बाद कि ऐसा है, फिर लास्ट में डिस्काउंट देने की बात हुई जो पहले से फिक्स नहीं था। यहाँ पे क्या था, बेचते टाइम पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर ये चीज़? तो यहाँ पे फिर नेट अमाउंट पे आपको जीएसटी देना है। ये क्रोमा वाला एक और इंस्टेंस बताता हूँ। कभी आप मोबाइल फ़ोन अगर खरीदने गए तो क्रोमा में आप जाओगे तो मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले में रखे होते हैं, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको यूज़ करके देख रहे होते हैं कि फीचर्स कैसे हैं, फ़ोन कैसा है, अपनी सेल्फी लेके देख रहे होते हैं, फोटो अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है।
वो सब वहाँ चल रहा होता है। अब वो फ़ोन जो डिस्प्ले में रखे हैं, हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, यूज़ करते हैं, उसके फीचर्स चेक करते हैं, कहीं ना कहीं वो फ़ोन यूज़ होते होते थोड़ा बहुत ख़राब भी तो होता है, ठीक है। तो अब ये जो शोरूम वाले हैं, इनको जो फ़ोन डिस्प्ले के लिए रखना होता है, कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। क्रोमा वाला अपने खर्चे पे एक हैंडसेट को डिस्प्ले में रखता है ताकि लोग यूज़ करें और खरीदें। अब इसमें उसका पैसा भी तो ब्लॉक हो रहा है। तो ये लोग है ना स्मार्ट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो जो डिस्प्ले पीस होता है ना, उस पर ऑफर लगा देते हैं। बोले डिस्प्ले पीस बाई करो, फ्लैट 25% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ। ऐसा आपने देखा होगा, बहुत बार वो लोग करते हैं। उसमें नया हैंडसेट नहीं मिलेगा, बोलो नहीं मुझे फ्रेश पीस चाहिए, बोले नहीं सर ये सिर्फ डिस्प्ले प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, आपको फ्रेश पीस खरीदना है तो वो तो नॉर्मल प्राइस पे ही मिलेगा। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनको पता है कि ये हैंडसेट डिस्प्ले में जितने दिन रहेगा, यूज होते होते पुराना हो जाएगा, एक पॉइंट पे डेड स्टॉक हो जाएगा और बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अभी अगर मैं इसको 30% डिस्काउंट पे भी बेच दूं तो एटलीस्ट मेरा कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगा। तो शोरूम वाले ये चीज करते हैं। अब ये डिस्काउंट भी तो एट द टाइम ऑफ सेल आपको बताया हुआ ही है। यही अमाउंट मान लो 30,000 का फोन है, 5,000 डिस्काउंट नॉर्मली है और डिस्प्ले पीस पे और एक्स्ट्रा 6,000 का डिस्काउंट है। तो अल्टीमेटली आप कितना पे कर रहे हो? 19,000। जीएसटी कितने पे लगेगा? 19,000। समझ आ रहा है? तो ये डिस्काउंट वाली कंडीशन है। तो ओवरऑल ये सारे एग्जांपल्स में एक ही स्टोरी है कि अगर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइडेड है तो फिर उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना है, वो एक्सक्लूड माना जाएगा। बाद में डिसाइड हुआ तो आप भले डिस्काउंट के पैसे वापस ले लो, जीएसटी रिफंड नहीं हो। आइए स्टोरी समझ में, अब कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर? ठीक, और कुछ कंडीशन हो तो देख लेते हैं। अब ये सब सेक्शन 2 में जो एफ पॉइंट है वो कवर हो गया। इसमें सब सेक्शन 3 में भी एक्सक्लूजन्स में उन्होंने डिस्काउंट की बात की है, मैंने सारे पॉइंट्स आपको साथ में समझा दिए। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप रीड करके उसको आप देख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे देखना, एक कैशबैक वाला एग्जाम्पल है। अब ये भी काफी रेलेवेंट है। आपने जैसे क्रोमा से परचेज किया, स्वाइप करा लिया, पेटीएम से पे कर दिया। अब पेटीएम में वहाँ पे ऑफर था कि अगर आप इतना पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक मिलेगा अप टू 500 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 500 रुपये कैशबैक है, ये आपको क्रोमा वाला दे रहा है या पेटीएम वाला? पेटीएम वाला दे रहा है ताकि आप उसका ऐप यूज करो। क्रोमा वाले का इससे कोई लेना देना नहीं, उसने तो आपसे पूरे पैसे चार्ज कर लिए। अब यही अगर ट्रांजेक्शन हुआ है अपना 19,000 प्लस जीएसटी और बाद में पेटीएम वाला आपको 500 रुपये कैशबैक दे रहा है, तो ये 500 रुपये पे जीएसटी भी वापस आएगा? नहीं, क्योंकि वो तो बिल बन चुका है और ये थर्ड पार्टी का कैशबैक है, सेलर का कैशबैक नहीं। तो कैशबैक वाली सिचुएशन में विद जीएसटी अमाउंट रिफंड नहीं आता है, वो अलग ट्रांजेक्शन है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये क्लैरिफाई किया, ठीक है। अब लास्ट बचा इसका सबसेक्शन 4 एंड 5। उसमें ऐसा बोला कि अभी तक हमने जितना पढ़ा ट्रांजेक्शन वैल्यू के बारे में, अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू फेल हो जाती है, अवेलेबल ही नहीं है, यूज ही नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? फिर डिपार्टमेंट बोलेगा अब आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं, हम जो वैल्यूएशन करेंगे उस हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा। और वो वैल्यूएशन करने के लिए उन्होंने बना दिए वैल्यूएशन रूल्स, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। उसके अंदर उन्होंने सिखाया कि जब ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है तो फिर किसी भी गुड्स की वैल्यूएशन करनी हो तो कैसे करेंगे। तो अब इसमें सबसेक्शन 4 और 5 में स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इन्होंने इतना ही बोला है कि अगर ये सेक्शंस फेल होते हैं तो अपने वैल्यूएशन रूल पे जाएंगे और प्रिस्क्राइब मैनर में कैलकुलेशन करेंगे। तो टेक्निकली ये दोनों सबसेक्शन में कुछ भी पॉइंट्स काम के नहीं है, आप उसको एक बार सिर्फ रीड करके छोड़ देना, उतना इनफ है। अच्छा, बार बार ये वर्ड आ रहा था रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन, उसकी डेफिनेशन है नीचे, ये आपको एक बार रीड करके आना, मैं कल डिस्कस करवा दूंगा कि रिलेटेड पर्सन में कौन आते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोला हुआ है, तो जो 7-8 पॉइंट्स दे रखे हैं ये एक बार आप पूरे पढ़ के देख लेना, कल समझा दूंगा तो फिर वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि थियरी पेपर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है, इतना टॉपिक आ सकता है, उस हिसाब से उसको टिक करके रखना। ठीक है, डन, यहाँ तक कंप्लीट। बस इतना रखते हैं, बाकी चीजें फिर कल।